सेकंड लॉ मोशन का हमने स्टेटमेंट वगैरह सारा करा दिया था, सिर्फ फोर्स कुछ न्यूमेरिकल थे, मैं न्यूमेरिकल मैं पहले कराता हूँ उसमें, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल और रहते हैं, न्यूमेरिकल मतलब एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमने सेकंड एग्जाम्पल कर लिया था पेज नंबर 105 पर, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 25 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, maximum force of friction opposing this motion is 50 Newton. Determine the displacement of the block in 2 seconds if the Rahul push it with a constant force of 50 Newton or 55 Newton in the forward direction. तो सिंपल सी बात है, अगर 50 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है और 50 न्यूटन से ही वो आगे पुश कर रहा है तो बॉडी जाएगी नहीं आगे, ठीक है ना भाई। जितना अपोज हो रहा है उतना ही आगे पुश कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी, इस केस में 0 होगी, समझ रहे हो। दूसरा लिखा हुआ है कि अगर 55 न्यूटन करे, तो अगर 55 न्यूटन करेगा तो आप मान लो कि टोटल फोर्स तो कितना है, जो टोटल फोर्स लगाया वो तो हो गया 55 फोर्स, 55 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है कितना, 50 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 55 माइनस 50 यानी 5 न्यूटन का। और बॉडी का मास कितना है, 25 kg है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सीलरेशन क्या होगा, F/m, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मा, ma मतलब मा, ठीक है। तो फोर्स लिखा हुआ है 50 और ये लिखा है 25, तो आ जाएगा कितना ये 1/5, 0.25 न्यूटन, ठीक है। जीरो 0.2 आएगा, कितना आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट भी पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये भी पूछा है कितना आगे बढ़ जाएगी, 0.2 आएगा, 1/5 आएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका S = ut + ½ at²। अब क्योंकि u तो 0 है आपका, क्योंकि स्टेशनरी पोजीशन थी पहले, उसके बाद ही तो आगे पुश कर रहा है वो, और t की वैल्यू दे रखी है 2 सेकंड है, कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 + ½ a आ जाएगा 0.2 और t आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा ½ × 0.2 × 2 × 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 to 0.4 मीटर क्या हो जाएगी, बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। एक न्यूमेरिकल और दे रखा है, इसको भी देखो। मतलब अभी आपको एनसीईआरटी के अंदर के और बाहर के न्यूमेरिकल तो करने ही करने हैं पूरे, ठीक है। जो आएगा इसमें से ही आएगा तुम्हारा। देखो एक ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 0, 2.5, 2.5 से 5, 7.5, फिर 10 और 12.5। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, और इधर टाइम है सेकंड के अंदर। ये है आपका टाइम दे रखा है 0, 5, 10, 15 ऐसे आगे। अब लिखा हुआ है कि बॉडी की स्पीड है आपका 5 सेकंड में 10, मतलब यहाँ पर हम लगा लेते हैं इस जगह पर, ये 5 सेकंड हो गया ये।
उसके बाद वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है आगे 10 तक, ऐसे जाती है यहाँ तक, यहाँ 10 लगा लेता हूँ मैं जगह पर, और यहाँ 15 मान लो, और फिर उसके बाद आगे ये भी थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ है, ये यहाँ पर है, ये आ गया, और ये यहाँ पर, ऐसे है ग्राफ, इस तरीके का है। ठीक है, 15 पे आ गए यहाँ पर। अब मास दे रखा है बॉडी का 1500 किलोग्राम। कैलकुलेट द फोर्स निकालना है, 0 से 5 सेकंड, 5 से 10 और 10 से 15। अब देखो ए बी सी और ये डी ले लें अगर हम, तो पहले केस में 0 से 0 to 5 सेकेंड, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है इसकी 0, 5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में हो गई वो, तो ए की वैल्यू क्या आएगी v माइनस यू अपॉन टी, तो कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू, ए इज इक्वल हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, माइनस कैसे आएगी, प्लस आएगी ना, 10 माइनस 0 होगा ना, वेलोसिटी बढ़ती है तो प्लस आती है हमेशा। ए इज इक्वल हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ गया m इंटू ए, तो फोर्स आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी 3000 न्यूटन का फोर्स आ गया। ठीक है, जब बॉडी कहाँ जा रही थी। अब दूसरा केस, केस 2 में क्या है, कितना 5 to 10 सेकेंड, तो उस समय पर वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, 5 से 10 के बीच में इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है 10 है, और फाइनल भी 10 है, फाइनल भी क्या है 10। ठीक है, कितने टाइम में 5 सेकंड में, तो यहाँ पर ए क्या आएगा v माइनस यू अपॉन टी, यानी 10 माइनस 10 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, तो फोर्स क्या आ गया m इंटू ए, यानी 1500 मल्टीप्लाइड बाई 0, यानी फोर्स आ गया आपका 0 न्यूटन। अब इससे पता चलता है कि अगर बॉडी क्या है यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, ठीक है ना, तो उस पर कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। फर्स्ट लॉ ये भी प्रूव करता है, अगर फोर्स किसी भी बॉडी पर यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी जा रही है और फोर्स कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देखो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो फोर्स क्या आ गया आपका 0 आ गया। थर्ड केस में, थर्ड केस क्या है 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड में, तो 10 से 15 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 10 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पर, और फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड आ गई। टाइम कितने में 5 सेकंड के अंदर, तो ए इज इक्वल क्या आ गया v माइनस यू अपॉन में टी। समझ रहे, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 10 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना आएगा अब आपका 1500 मल्टीप्लाइड बाई -2, यानी कितना आ गया -3000 न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं हम अगर माइनस में आता है तो। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल था। अब ये देखो आगे, पॉज एंड पॉन्डर, मतलब
रुको और ट्राई करो इनको। A toy car of mass 100 gram moving with a constant velocity of 0.5 meter per second. What is the net force acting on the car? Obviously अगर constant force है तो net force क्या होगा? 0, क्योंकि constant force का मतलब क्या है, जैसे ये वाला फोर्स, ये वाला यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है बॉडी, और जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो उस केस में फोर्स जो आएगा वो कितना आया था आपका? 0। समझ रहे हो? इसमें लिखा है ना कांस्टेंट मोशन है। कांस्टेंट मोशन कितने सेकंड तक है ये भी नहीं लिखा हुआ, हालांकि कुछ भी नहीं दे रखा, कांस्टेंट मोशन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कांस्टेंट मोशन का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। वहाँ पर एक्सीलरेशन 0 हो गया था, फोर्स भी। दूसरा, 2 बच्चे हैं, अलग अलग मास है इनका, ठीक है। सिटिंग ऑन द आइडेंटिकल स्विंग to impart the identical initial acceleration, for which child would you require to apply the larger force? Explain why. डिफरेंट मास है तो आप समझो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई ए इज इक्वल क्या होता है? F/m होता है, नहीं होता? तो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है ना, उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। पूछा क्या है कि विच वुड यू रिक्वायर अप्लाई टू लार्जर फोर्स। सेम मतलब टू अप्लाई द मतलब टू इम्पार्ट द आइडेंटिकल इनिशियल, हमें आइडेंटिकल मतलब क्या देना है? एक्सेलरेशन देना है। तो किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ये बताना है तुम्हें। तो अगर जिसका मास ज़्यादा है, अब ये भी तो देखो ना, ए इज इक्वल F/m होता है, मास अलग अलग है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन अगर हमें सेम लेना है दोनों का, तो इसका मतलब क्या होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि F इज इक्वल क्या हो गया? m इंटू ए हो गया। अब ए तो आपका कांस्टेंट हो गया, ए तो क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि ए तो क्या है? दोनों का सेम है, ठीक है ना। ए तो हमें दोनों में सेम करना है, तो इसका मतलब F किस पर डिपेंड कर गया? मास पर डिपेंड कर गया। समझ रहे हो? तो जिसका मास ज़्यादा है उसका फोर्स क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। जिसका मास कम है उसका फोर्स क्या करना पड़ेगा? कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाइल्ड विच हैज़ द मोर मास रिक्वायर टू मोर फोर्स, और लेस मास रिक्वायर टू लेस फोर्स फॉर आइडेंटिकल एक्सीलरेशन। ये लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन इसके अंदर कि हाउ आर द ग्लास आइटम्स पैक्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग द बबल्स रैप या हे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डैमेज। तो ये क्या होगा? ड्यूरिंग देयर कोलिजन दे इंक्रीज द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है, एंड लेस फोर्सेज एक्सपीरियंसड एंड दे एस्केप्ड फ्रॉम ब्रोकन। ये मैंने उसमें बुकलेट में डाल रखा है, अगर ध्यान दो तो देखो, एक बार निकालो। अच्छा, ये ऊपर लिख रखा है सेम, ऐसा आंसर नहीं दे रखा है इसका। वाई ग्लास वर चाइना वर रैप्ड इन द स्ट्रॉ पीसेस बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आंसर यही लिखो। हबल रैप और हे इंक्रीज द
हबल रैप, ये लिखा है ना इसके अंदर, बबल रैप। बबल रैप नहीं समझते तुम? प्लास्टिक के अंदर गुब्बारे से बने होते हैं छोटे छोटे, उनको फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है, नहीं देखे? पट पट वाले, उनको बबल रैप, उसी में लिपटे होते हैं ये वाले सारे के सारे जितने भी चाइना रैप होते हैं, ठीक है। तो जो बबल रैप्स और है, इंक्रीज द टाइम ऑफ कोलिजन एंड हैंस लेस फोर्सेज ट्रांसफर टू ईच अदर। कम फोर्स से मतलब लगता है, सो दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग, पता नहीं क्या बोला है, मैंने भी भूल गया। लेस फोर्स ट्रांसफर्ड टू ईच अदर एंड दे आर, क्या लिखा है आगे, प्रोटेक्टेड, गेट प्रोटेक्ट, कुछ और भी लिखा होगा है, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रोकन ईच अदर, सो दे आर, क्या लिखा है, सो लेस फोर्सेस, क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता क्या लिखा, बोलो दोबारा। हैंस दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। टूटने से बच जाते हैं फिर वो, ठीक है। अब उसके बाद आगे जो आपका पॉइंट आएगा, ये आएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अब एक बात देखो, आप एक व्हील चेयर पर बैठे हो, एक एक्टिविटी दे रखी है उसी व्हील चेयर वाली, इसमें बताता हूँ, सिंपल सी है। आप व्हील चेयर पर बैठे हो, ठीक है, जो राउंड राउंड क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, आगे पीछे मूव कर सकती है। आप इस टेबल को धक्का दो जो फिक्स रखी है, आगे की तरफ पुश कर रहे हो, व्हील चेयर क्या होगा, हैं, पीछे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? आप फोर्स तो क्या कर रहे हो, आगे की तरफ लगा रहे हो, लेकिन आप किधर मूव कर गए, बैक साइड में मूव कर गए, ऐसे कैसे हो गया है ना? इसका मतलब ये है कि आप इस पे फोर्स नहीं लगा रहे, ये भी आप पर क्या लगा रही है, फिर फोर्स लगा रही है। जितना फोर्स आप इस टेबल पर अप्लाइड आगे की तरफ कर रहे हो ना, उतना ही फोर्स ये टेबल भी आपको पीछे की तरफ पुश कर रही है। भाई पीछे कैसे चले गए, एक बात बताओ, पीछे कैसे चले गए? फिर आप तो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, खिसक पीछे गए आप। चलो इसकी बात छोड़ो, आप इस टेबल को अपनी तरफ खींचो, आप टेबल में घुस जाओगे, क्योंकि टेबल तो खिंचेगी नहीं, ठीक है ना, आपकी कुर्सी अंदर चली जाएगी आप। इसका मतलब आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हो और आप उसके अंदर जा रहे हो, समझ रहे हो? तो इसका मतलब अगर हम, ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर हम किसी भी चीज़ पर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो आप ये मत समझो कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स वो बॉडी भी हमारे ऊपर लगा रही है। every action is equal and opposite to its reaction, समझ रहे? every action is equal and opposite to its reaction। ब्लिंक कर रहा है वो, ब्लिंक बंद है ना वो, है ब्लिंक तो नहीं कर रहा ना। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स रिएक्शन। मतलब क्या है इसका कि इफ़ वी एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अ वन बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई भी फोर्स क्या करते हैं, एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, इफ़ वी एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अ वन बॉडी then that body will also exert equal and opposite force on first body।
या ऑन अस, ठीक है। इफ़ वी एग्जर्ट अ फोर्स ऑन वन बॉडी देन दैट बॉडी विल ऑल्सो एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस। उतना ही फोर्स वो हमारे ऊपर क्या करेगी, लगाएगी। अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल हर जगह पर अप्लाइड होता है। समझ रहे हो कैसे? आप कैसे चल पाते पता है आपको? हाउ डू वी वॉक? ना, नो, इस लॉ की वजह से। कैसे? देखो अब मैं आगे चल रहा हूँ, मान लो ऐसे चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आई एम जस्ट पुशिंग द अर्थ इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैं आगे चलूँगा ना ये, तो इसका मतलब मैं अर्थ को पीछे की तरफ क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। अब अर्थ तो पीछे की तरफ पुश हो नहीं सकती, तो जितने फोर्स से मैं अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहा हूँ उतना ही फोर्स अर्थ क्या कर रही है, मुझे आगे की तरफ पुश कर रही है। समझ रहे हो? अब सपोज करो यहाँ पर ये फोर्स नहीं लगा होता तो आपका ऐसे चले जाते पीछे की तरफ। केले के छिलके पे पैर पड़ जाए, क्या रिएक्शन फोर्स लगेगा आपका? नहीं लगेगा, वो एक्शन ही लगता जाएगा पीछे की तरफ, रिएक्शन में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अगर आ जाए हाउ डू वी वॉक, ये देखो बुकलेट निकाल लो एक बार, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर पहले से ही शुरू से ही मिल जाएंगे आपको। ये वाले न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के, थर्ड लॉ मोशन, वेन एवर अ वन बॉडी एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द अदर बॉडी देन ऑल्सो इट एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, दैट इज एवरी एक्शन इक्वल टू अपोजिट टू रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स, वाई डज द बॉल रिबाउंड वैन इट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट एंड हाउ डू वी वॉक, एक्सप्लेन। देखो हाउ डू वी वॉक तो बता ही दिया तुम्हें, कैसे हम क्या नाम कर पाते हैं। पता नहीं चार्ज क्यों नहीं हो रहा ये, कैसे हम आगे मूव कर पाते हैं कि वाइल वॉकिंग वी आर पुशिंग द अर्थ इन बैकवर्ड, ठीक है, देन द अर्थ ऑल्सो एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अस एंड मूव टू फॉरवर्ड टू अस। जितने फोर्स से हम पीछे की तरफ उसको मूव करेंगे उतना ही फोर्स अर्थ भी, व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड then our foot push the ground in backward direction, in return ground push our foot in forward direction according to the Newton third law of motion, and hence we are able to walk. On the other hand, on a slippery, जैसे slippery ground होता है ना, जैसे केले का छिलका हो गया, बनाना स्किन कहते हैं इसे, या कोई भी होगा, तो the friction force much less, friction force क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो उस केस में होगा we cannot exert a backward action force, एक्शन फोर्स हम आगे की पीछे की तरफ लगा ही नहीं सकते फिर। ऑन द ग्राउंड देयर फोर देयर इज अ रिएक्शन फोर्स एंड वी कैन नॉट वॉक ऑन द प्रॉपरली ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। एक तरफ का ही फोर्स लगता जाएगा, दूसरी तरफ का फोर्स लगेगा ही नहीं। अंदर तो क्लास चल रही है, आप ऊपर ले लो, कोई नहीं, खैर टेस्ट देना है कैसे अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ पे इसमें भी बड़े सारे एग्जांपल दे रखे हैं। एक तो इसी का हो गया हाउ डू वी वॉक, और एक स्प्रिंग बैलेंस का दे रखा है इसके अंदर। स्प्रिंग बैलेंस क्या है कि जैसे मान लो अगर आप ये मान लो कि स्प्रिंग बैलेंस है ये, और इधर से कुंदा लगा हुआ है, एक दूसरी स्प्रिंग बैलेंस है, इधर से भी कुंदा लगा हुआ है, इधर से भी कुंदा लगा हुआ है, इधर से भी कुंदा लगा हुआ है, समझ रहे हो, और यहाँ पर नंबरिंग है इस पर ऐसे कुछ। तो आप एक बात देखो, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं हम और इसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं, आपको पता है क्या होगा, अगर इस वाली स्प्रिंग बैलेंस को आगे की तरफ खींचोगे ना तो ये स्प्रिंग क्या आ जाएगी, है पीछे की तरफ जाएगी। समझ रहे हो? आप जितना मर्जी इसके खींचोगे उतना ही रीडिंग अंदर नीचे आएगी, आपकी रीडिंग चेंज नहीं होगी, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स दोनों क्या होंगे, हमेशा बराबर हैं।
देखो ना, अगर यहाँ पर ये जो एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर एक यहाँ पर है, आप इसको खींचो, ये फिक्स हो रखी है, तो जितने फोर्स से आप इसको खींचोगे ना उतने ही फोर्स से ये स्प्रिंग इस स्प्रिंग को बैक में खींचेगी। समझ रहे हो? तो अगर ये जितनी रीडिंग यहाँ पे देगी उतनी ही रीडिंग अपोजिट साइड में ये वाली रीडिंग देगी, और हर बार रीडिंग क्या रहेगी दोनों की? सेम ही रहेगी, इक्वल इक्वल फोर्स रहेगा दोनों साइड में। ठीक है ना? अच्छा, ये तो खैर अलग एक एक्टिविटी, और एक एक्टिविटी देखो एक वो ले लो, क्या नाम है, एक जो स्ट्रॉ होता है ना छोटा सा, वो स्ट्रॉ ले लो, थोड़ा सा बड़ा सा, और उसको ऐसे क्या नाम है एक क्लैंप स्टैंड पर लगा दो। ठीक है? और क्लैंप स्टैंड पर लगाने के बाद आप क्या करो, हाँ, एक इसके ऊपर भी स्ट्रॉ ले लो, जैसे पेन की अंदर से जो है ना ये वाली, जो आगे पीछे ऐसे हो सकती है आसानी से, और एक बैलून को यहाँ पर चिपका दो। समझ रहे हो? फुला के ऐसे ये चिपका दिया। आप एक बात देखो, अभी तो फ़िलहाल इसको बैलून इन्फ्लेटेड है, ये हवा भरी हुई है इसके अंदर। अगर इस बैलून की हवा को खोल दो, आपका ये बैलून किधर मूव करेगा पता है? किधर मूव करेगा? इधर। क्यों मूव करेगा? ये हवा तो इधर निकल रही थी भाई, फोर्स तो इधर लग रहा था हवा का, लेकिन बैलून क्या इधर मूव कर गया। ये कौन सा फोर्स है? ये न्यूटन थर्ड लॉ। जितने फोर्स से ये एयर इधर की तरफ जाएगी ना, उतना ही फोर्स बैलून पे बैक साइड में लगेगा। सारे रॉकेट इसी पे तो काम करते हैं। दीपावली पर रॉकेट नहीं चलाए, यही तो होता है। जितनी तेज़ी से रॉकेट के अंदर नीचे की तरफ ये क्या नाम है आग, स्मोक निकलती है, वो स्मोक क्या है उतना ही ऊपर की तरफ क्या करेगी? फोर्स लगाएगी। समझ रहे हो? कौन सा लॉ? ये वाला भी न्यूटन थर्ड लॉ है। समझ रहे हो? हाउ डू द रॉकेट वर्क? क्वेश्चन है, आ जाएगा, ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये देखो, हाउ डू द जेट एरोप्लेन रॉकेट्स वर्क? इन अ जेट एंड रॉकेट्स, जितने भी जेट एंड रॉकेट्स होते हैं, फ्यूल क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। फ्यूल बर्न होता है ना, अंदर फ्यूल भरा होता है। ठीक है ना? और बहुत ही हाई प्रेशर पर गैसेस प्रोड्यूस करता है या फायर प्रोड्यूस करता है। और यही गैसेस क्या होती हैं? जैसे मान लो ये रॉकेट है, यहाँ पर नोजल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्यूल जलता है। तो जितने फोर्स से ये हॉट गैसेस बाहर आएंगी, उतना ही फोर्स क्या करेगी ये रॉकेट के ऊपर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है? व्हेन द फ्यूल बर्न इनसाइड द रॉकेट, देन द हॉट गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल, ठीक है, exert equal and opposite force on the rocket by the Newton third law of motion. Hence the rocket move in upward direction. पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, मतलब अपने पढ़ लो क्या लिखा है, समझ लो। कहने का मतलब है जो उसमें लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन करने हैं तुम्हें न्यूटन जो इसके अंदर दे रखे हैं सारे, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के भी और सेकंड लॉ के भी। फर्स्ट के तुम्हें नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो ये तुम्हें मैडम से पूछना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ के बेस्ड जो क्या नाम है क्वेश्चंस है वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ना तो एनसीईआरटी में अभी देखेंगे पीछे कौन कौन से दे रखे हैं एंड ऑफ द चैप्टर पर, ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ पर बेस्ड ज़्यादा नहीं है। दोनों के दोनों एक साथ कैसे उठ रहे हो फिर? Stretched material of the balloon apply the force on the molecule inside to expel them as a
श्रिंकल इन साइज, ये वही वाला रॉकेट मूव इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से रॉकेट ऊपर मूव करता है। व्हाट हैपन इफ द इंजन ऑफ अ रॉकेट मूविंग द स्पेस फायर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। एक और ध्यान रखना कि स्पेस के अंदर कैसे रॉकेट काम करता है। आप समझो कि रॉकेट के अंदर सिर्फ इधर साइड में ही फ्यूल नहीं लगा होता, साइड में भी फ्यूल लगे होते हैं। तो अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो इधर जाएगा, तो ये रॉकेट क्या है, इधर की तरफ हो जाएगा। आप समझो, ये बंद कर दूं मैं और इधर की तरफ मान लो क्या नाम है वो आ जाए, हॉट गैसेस, तो ये फोर्स तो इधर लगाएगा ना, तो रॉकेट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे हो? तो हम यहाँ पे जो जीपीएस लगा होता है, ये जीपीएस क्या काम करता है, ये जो इधर उधर नोजल होते हैं ना, नोजल को बंद या चालू करता रहता है, जिससे कि रॉकेट की डायरेक्शन क्या होती रहे, चेंज होती रहे। आपको पता है जो आजकल युद्ध चल रहा है, ईरान ने अपनी फेंकी मिसाइल और पिन पॉइंट पे जाके इजराइल के उसके गिर गई। क्यों गिर जाती है ये? एग्जैक्टली जितनी भी मिसाइल हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। आप इतना बड़ा मिसाइल होती है, देखो इतनी बड़ी मिसाइल होती है, इतनी बड़ी, उसके अंदर सिर्फ इतने पार्ट में क्या होता है, वॉरहेड होता है। वॉरहेड का मतलब क्या है कि जो विस्फोटक होता है ना, एक्सप्लोसिव मटेरियल, वो सिर्फ इतने से पार्ट में होता है, बाकी पार्ट में तो फ्यूल ही भरा होता है उसके। समझ रहे हो? और सब जगह नोजल लगे होते हैं उसके साइड में, इधर उधर। यहाँ पर ही क्या होता है, एक वो होता है, क्या नाम है, नेविगेशन होता है कि भाई कौन से नोजल को किस टाइम पे खोलना है और किस जगह पर इसको पटकना है। पूरी डायरेक्शन कंट्रोल की जाती है। वो इतना तेज़ी से यहाँ से क्या नाम है वो निकलता है, फ्यूल निकलता है। आप सोचो, हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक का मतलब पता है क्या होता है, जो हवा की स्पीड से भी ज़्यादा जाती है। एयर की स्पीड, साउंड की स्पीड कितनी होती है हवा में? साउंड की स्पीड होती है 400 मीटर पर सेकंड के करीब, मान लो 350 मीटर पर सेकंड या 400 के करीब, ठीक है ना? तो इससे भी कहीं ज़्यादा स्पीड के हिसाब से आपकी ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलती है। सोचो, इजराइल की डिस्टेंस करीब करीब ईरान से 1500-1600 किलोमीटर है। मुश्किल से 3-4 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में, इतनी डिस्टेंस को कवर करके इस मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल। समझ रहे हो कितना फास्ट जाती होगी? कुछ भी नहीं जा सकता इतने फास्ट। एक क्यों, जेट प्लेन होते नहीं है? जो जेट प्लेन नहीं होते, बाहर वाले होते हैं, तो उनमें यही तो होता है, भरा जाता है। लेकिन पब्लिक के लिए अभी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है वो, उनको कुछ दिक्कत है, उनको उतारने, इतना बड़ा वो ले जाने में और उतारने में, गाइड करने में थोड़ा सा। हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए ऐसा कुछ। जो ऊपर रॉकेट्स जाते हैं, सैटेलाइट जाते हैं, वो भी तो यही होता है। ये सारा मटेरियल फ्यूल का भरा होता है, ऊपर होता है जो मटेरियल होता है, जो क्या नाम है वहाँ जाके इस्टेब्लिश करना होता है। एक बिल्डिंग से भी बड़ा क्या नाम है ये रॉकेट होता है, पता है? ये इतना बड़े बड़े रॉकेट जाते हैं ऊपर। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इन सबको करने के लिए कौन कंट्रोल करता है? ये जो नीचे से जो फ्यूल निकलता है ना, समझ रहे हो, नीचे से जो फ्यूल निकलता है, वही फ्यूल क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ मूव करता है, दूर दूर तक। कितना फोर्स लगता होगा, कितना भारी भरकम, कई हजार क्विंटल क्या नाम है ऊपर क्या ना ये लोड को लेके जाते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ सकते हो कितना काम का। दिखा नहीं रखा, देखो डायग्राम के अंदर कितने सारे बार है वो फ्यूल के लगे हुए हैं। जो ऊपर छोटी सी चौंच सी दिखा रखी है ना, मेन वही है इसका क्या नाम है, ऊपर जो स्टेब्लिश करके लेके जाना है हमें। बाकी जो इधर उधर व्हील से दिखा रखे हैं, ये सारे क्या हैं, ये फ्यूल हैं इसके। ये सब पॉल्यूशन एक्चुअली पता है क्या है, इनमें जो ऊपर रॉकेट जाते हैं ना, इनमें पॉल्यूटेड फ्यूल नहीं होता। इनके अंदर ज़्यादातर कंप्रेस्ड हाइड्रोजन होती है। तो सर ये गैस
ये तो वेपर्स हैं एक तरह से, मान के मतलब जो हाइड्रोजन जलती है ना, बहुत सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है वो हाइड्रोजन के जलने में ही निकलती है, ये मान के चलो। जितना तुम्हारा पेट्रोल तुम्हारा 1 लीटर जलेगा, उसका 10 ग्राम से इतनी हाइड्रोजन से क्या नाम है तुम्हारी एनर्जी निकल जाएगी, इतनी ज़्यादा क्या नाम है एनर्जी होती है इसकी। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन गैस होती है, इसमें लिक्विड में कन्वर्ट करके हाइड्रोजन को तब इसके अंदर डाला जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन होती है और लिक्विड ही हाइड्रोजन होती है, दोनों लिक्विड में कन्वर्ट करके तब इसके अंदर डाला जाता है, क्योंकि हल्का होता है, हाइड्रोजन भी हल्की होती है, ऑक्सीजन भी हल्की होती है, तब जा कर के, नहीं तो पेट्रोल डीजल डाल दिया तो कहीं तक चलेगा ही नहीं, वो तो इतना भारी होता है वो। कई बार सॉलिड फ्यूल भी भरा जाता है इसके अंदर, कई बार लिक्विड फ्यूल, वो गैस फ्यूल भी भरा जाता है लिक्विड वाला, समझ रहे हो। तो चलो खैर वो, तो इस तरह से हम कह सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका हो गया। आगे अगर हम देखें कौन सा टॉपिक है, थोड़ा बहुत ये हो ही गया सारा। ये देखो एक क्वेश्चंस ये वाला दे रखा है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये जो ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये हर जगह पर काम करता है, कांटेक्ट फोर्स हो या नॉन कांटेक्ट फोर्स हो। ग्रेविटेशन फोर्स पे भी उतना ही लागू होता है जितना कि एक जनरल फोर्स पर होता है। अब तुम कहोगे ग्रेविटेशन फोर्स पे कैसे होता है? आप समझो कि अगर अर्थ की तरफ कोई चीज़ खिंच रही है, समझ रहे हो, तो इसका मतलब नहीं है कि वो चीज़ अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच रही। अगर कोई मान लो एप्पल है और एप्पल को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और वो एप्पल क्या नीचे गिर जाता है, तो क्या अर्थ एप्पल की तरफ नहीं खींच रही? बिल्कुल खींच रही है। कैसे? ये देखो कि अगर ये अर्थ है और ये एप्पल है और इसके ऊपर गिर रहा है ये, तो अर्थ अपनी तरफ खींचने वाला फोर्स लगा रही है, ये एप्पल भी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसकी एक्सीलरेशन, इसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन आवर बॉडी इज इक्वल होता है F/m। समझ रहे हो? अब सपोज करो 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है इसको खींचने में नीचे की तरफ, और इस एप्पल का मान लो 1 किलोग्राम वजन है, तो कितना एक्सीलरेशन होगा? 10/1 यानी 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये क्या है, एप्पल नीचे की तरफ खींच रहा है। अर्थ का मान लो, क्या अर्थ कितने एक्सीलरेशन से जाएगी? F/ मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻24 kg, इतना मास होता है। ऊपर लेके जाओगे, अगर 10 न्यूटन का फोर्स है तो ऊपर लेके जाओगे 10⁻24 हो जाएगा, 0.000 इतना ना के बराबर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा अर्थ के अंदर। इसलिए अर्थ एप्पल की तरफ मूव करती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि जितने फोर्स से अर्थ किसी को खींचती है उतने ही फोर्स से अर्थ भी उस चीज़ की तरफ क्या करती है, मूव होती है। लेकिन ड्यू टू द हाई मास ऑफ द अर्थ इट इज़ नॉट विजिबल टू मूव टुवर्ड द स्मॉल थिंग्स। अगर इस अर्थ की जगह पर कोई और चीज़ होगी, हेवनली प्लैनेट होता, तो 100% दोनों के बीच में हमें दिखता कि ये चीज़ इधर की तरफ जा रही है। ठीक है? अब जैसे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट है नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जितने फोर्स से सन अपनी तरफ किसी चीज़ को खींच रहा है, अर्थ भी सन को क्या है, अपनी तरफ खींच रही है। हर जगह पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइड होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? 2 बैलून लो, वो एक दूसरे का दूर भागेंगे, एक इधर भागेगा एक इधर भागेगा, इक्वल फोर्स है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ तो रिपेल करेंगे ना इक्वल फोर्स से। इलेक्ट्रोटिक भाई यहाँ पे भी प्लस का चार्ज आ गया, यहाँ पे भी प्लस का चार्ज आ गया, तो क्या करेंगे फिर?
वाई डज द गन रिकॉइल, और एक क्वेश्चन है इसके अंदर, वैन अ 0.5 kg बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द 5 किलोग्राम गन विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, द गन रिकॉइल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ द बुलेट एंड गन्स। क्या उसका एक्सीलरेशन होगा बुलेट का और गन का। कितना आसान सा क्वेश्चन है। फोर्स कितना दे रखा है, कितना न्यूटन है, फोर्स 2 न्यूटन है, ठीक है। अब मास ऑफ गन कितना है, 5 kg, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल क्या होगा, F/m, फोर्स कितना है 2, कितना आ गया, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से जो आपकी गन है पीछे की तरफ मूव करेगी जब क्या होगा, बुलेट आगे की तरफ जाएगी। समझ रहे हो कि जैसे अगर मान लो ये गन है और बुलेट इसके अंदर से आगे की तरफ जा रही है, ये गन है पूरी, तो इसका मतलब क्या होगा, गन का पीछे की तरफ जो जर्किंग होगा ना वो कितना होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। लेकिन मास ऑफ बुलेट कितना है, 0.1 kg, मतलब 100 ग्राम की 10 ग्राम 100 ग्राम 0.01 है ना, 100 ग्राम की बुलेट होती है, चलो मान लेते 100 ग्राम की बुलेट मान लो, तो किस हिसाब से जाएगी आगे, एक्सीलरेशन निकालो, फोर्स तो दोनों का उतना ही लगेगा, कितना 2 न्यूटन का, तो 2/0.1 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, कितने 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका। Even though the pair of forces are equal in magnitude, the magnitude acceleration not equal, क्योंकि इनका मास क्या होता है, अलग अलग होता है, इस वजह से। फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, एक और ध्यान रखना, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये मान लेते हैं एक बॉक्स है, ठीक है, इसका मास m1 है और फोर्स लगा हुआ है मान लो 5 न्यूटन का, इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। एक दूसरा बॉक्स है m2, इसमें फोर्स लगा हुआ है 5 न्यूटन का, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। हम मान लेते हैं दोनों बॉक्स को हम बांध देते हैं, तो बांधने पर अब फोर्स आपका 5 मीटर न्यूटन का लगा हुआ है, तो बताओ अब एक्सीलरेशन क्या होगा। इसे कहते हैं कौन सा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट। जब दोनों ऑब्जेक्ट को हम बांध देते हैं, ठीक है ना, तो वो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाता है और दोनों के अंदर फोर्स दोनों को प्लस करके, मास को प्लस करके तब हम एक्सीलरेशन वगैरह जो चीज़ें निकालते हैं। जैसे यहाँ पर मास कितना होगा, F इज इक्वल क्या होता है, m1 इंटू ए, फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, मास निकालना है, इंटू 5 हो गया, तो कितना मास हो गया, 5/5 1 kg हो गया। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर मास कितना होगा, F/a यानी 5/10 0.5 kg हो गया। टोटल मास यहाँ का कितना हो गया, m इज इक्वल कितना आ गया, 1 + 0.5 यानी 1.5 kg। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो F/m के बराबर आएगा 5/1.5, यानी पॉइंट हटा के 50 लगा दो,
5 से काटोगे 10/3 मीटर पर सेकंड, इसके हिसाब से उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि अगर किसी बॉडी पर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी का फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो बॉडी का फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चैप्टर ख़त्म हो गया तुम्हारा। वो तो बड़े आसान से थे, तो था ही नहीं कुछ, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे वो। देखो चलो आ जाओ अब इस पर, बैक एक्सरसाइज पर देखते हैं यहाँ पे किस किस लेवल तक के क्वेश्चन है। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। How much is the frictional force exerted by the floor on the table? एफ के बराबर ही होगा। ठीक है, कितना फोर्स होगा, एफ के बराबर, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगी। देखो अगर हम किसी भी बॉडी को मूव करना चाहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम उसके ओवरकम क्या करना पड़ेगा, उसके जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर हम हर बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करते रहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। जैसे मान लो अगर बाई चांस मैं इसको ऐसे मूव करना चाह रहा हूँ, या ऐसे मूव करना चाह रहा हूँ, या इस तरह से मूव करना चाह रहा हूँ, तो ये रुक जाएगी ये। लेकिन अगर मैं इस पर उतना फोर्स हर बार लगाता रहूँ जितने फोर्स ये रोक रही है, तो ये बॉडी क्या है, लगातार क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स, उसको जस्ट मूव करने के लिए जितना फोर्स होता है वो हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन अपोजिट होता है, जिधर मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, आपका एफ ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो। अगला क्वेश्चन है, फॉर द बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शन लेस सरफेस, choose the appropriate option that will make the following statement physically correct. If no net force is applied on the ball, the velocity of the ball will remains the same. Obviously same रहेगी, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है ना, मतलब फ्रिक्शन तो था ही नहीं, तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से क्या करती रहेगी, वो मूव करेगी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं हो रहा। दूसरा, इफ द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन्स द सेम, चेंज इंक्रीज हो जाएगी फिर तो उसकी वेलोसिटी, क्योंकि हम फोर्स क्या कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसकी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तीसरा केस है, if the net force applied on the ball in direction opposite to the direction of its motion, the magnitude of ball में डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आप समझो बॉडी ऐसे मूव कर रही है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लगा रहे हैं फोर्स, तो बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या होगा इसके अंदर, थर्ड ऑप्शन में डिक्रीज। अगला क्वेश्चन देखो,
थर्ड क्वेश्चन पढ़ के देखो अच्छी तरह, उसको समझो क्या हो सकता है आंसर उसका। पढ़ो एक बार क्या हो सकता है। टू ब्लॉक P and Q on a smooth horizontal surface